हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है मनी एंड बैंकिंग। अब देखो, मनी एंड बैंकिंग जब मैं बोल रहा हूं तो इसके अंदर टोटल 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है करेंसी एंड बैंकिंग, दूसरा है डेवलपमेंट बैंकिंग और एक लॉ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है। तो टोटल तीनों सब्जेक्ट को मैं एक एज अ सिंगल सब्जेक्ट मान के चलूंगा, क्योंकि चीज़ें सारी सेम है। अप्रॉक्स कह लो, करेंसी एंड बैंकिंग और डेवलपमेंट बैंकिंग तो सेम है। ठीक है, बैंक से रिलेटेड बातें हैं और मनी से रिलेटेड बातें हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, फिर क्रॉस चेक वगैरह आ गया, फिर तुम कह सकते हो क्रेडिट वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबको हम एक एज अ सेम सब्जेक्ट मान कर चलेंगे और फटाफट पूरे तीनों सब्जेक्ट्स को एज अ वन सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे कोर्स में ऐप में भी एक सिंगल इसका फोल्डर दूंगा, दैट इज मनी एंड बैंकिंग, और उसी के अंदर सीक्वेंस वाइज वीडियोस वगैरह तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए, उनके पास अभी भी वक्त है कि ये पीजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम अभी भी 1 महीने का है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, 1.5 महीने है, जहां पे तुम सिलेबस को बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें इसे ज्वाइन करना है तो जाकर एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पे सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी। स्टोर सेक्शन में एक कोर्स अवेलेबल है, और अगर अगर तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस दिए गए नंबर पे कॉल कर लो। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो देखो, करेंसी एंड बैंकिंग, सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा करेंसी का मतलब क्या होता है। करेंसी वैसी रुपीज या वैसे amount जो कि हमारे economy में प्रिवेल कर रहे हो। मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मनी की। ठीक है, ये बेसिक चीज तो तुम्हें पता होगा। मनी क्या होता है? अच्छा रुको, मैं थोड़ा सा पेन का साइज जो है वो ओपन कर बढ़ा ले रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले मनी जानेंगे कि मनी क्या होता है। मनी का मतलब होता है पैसा। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको आम जनता, आप जैसे, हम जैसे, या कोई भी इकोनॉमी में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मानता है। मतलब इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी गुड्स को खरीदने में, या फिर किसी भी गुड्स के वैल्यू को मेजर करने में, और साथ ही साथ इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इट मीन्स क्रेडिट पेमेंट की बात होती है। तो गुड्स को मेजर करना, गुड्स के वैल्यू को पता लगाना, उसे एक्सचेंज करना, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब अगर बात करें फंक्शंस ऑफ मनी की, तो मनी के टोटल कितने फंक्शन होते हैं? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, और तीसरा आता है कंटिजेंसी फंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्राइमरी फंक्शन की, तो सबसे बेसिक और कह सकते हो फर्स्ट फंक्शन पहला आता है इसमें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी जो है वो एक बेसिक लिमिटेशन बार्टर सिस्टम का, जो कि था गुड्स के बदले गुड्स, उसको खत्म करता है। और बार्टर सिस्टम का एक लिमिटेशन हुआ करता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसमें क्या बोला गया था कि आपकी भी इच्छा वही होनी चाहिए जो कि आपको खरीदना है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे ये कीबोर्ड खरीदना है, मुझे ये कीबोर्ड बेचना है आपको, और आपके पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो दोनों का एक्सचेंज कहीं ना कहीं इलॉजिकल है। अगर आपको कीबोर्ड की नीड होगी तभी आप अपने लैपटॉप को दोगे, या फिर अगर मुझे लैपटॉप की नीड होगी तभी मैं अपने कीबोर्ड को आपको दूंगा। तो ये क्या होता था? कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दोनों की इच्छा होनी चाहिए या दोनों की जरूरत होनी चाहिए। तो उसको ये दूर करता है। अब आपकी इच्छा हो या ना हो, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपको कीबोर्ड खरीदना है, पैसे दो, कीबोर्ड खरीद लो। लैपटॉप खरीदना है, पैसे दो, लैपटॉप खरीद लो। दूसरी चीज आती है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, दैट इट सर्व एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट। अंडर बार्टर इकोनॉमी देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन विच द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट गुड बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड विथ ईच अदर। क्या बोला गया? बार्टर सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता है, वहां पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जहां पे हम गुड्स के वैल्यू को मेजर कर सके। अगर एक हमारे पास हॉर्स है, अगर उस हॉर्स को हमें एक्सचेंज करना है, तो हो सकता है हम एक जूते के बदले भी एक्सचेंज कर लें, या फिर एक घर के बदले एक्सचेंज कर लें। वहां पे हम उस हॉर्स की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाते थे, उस शू की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाते थे। इट मीन्स कमोडिटी के वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से पैसा आया, मनी आया, तो यहाँ पे हम किसी भी कमोडिटी के वैल्यू को डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक।
अब आता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या बोला गया, इट इज अ बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अभी के टाइम में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो गुड्स में जब डीलिंग्स करती हैं तो उनका जो मोड ऑफ पेमेंट होता है वो कैसा होता है, क्रेडिट। ठीक है, कैसा होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में वो बिलीव करती हैं। इमीडिएट पेमेंट फिलहाल के टाइम में होना बंद हो गया है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं फिलहाल वो क्रेडिट में होते हैं। बड़े बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि तुम अपने बगल वाले दुकान पे जाओगे और 10 रुपए का पानी का बोतल लोगे, बोलोगे मैं उधारी सिस्टम में डील करूंगा, तो ये इलॉजिकल चीज है थोड़ी सी। यहाँ पे बात हो रही है बड़े बड़े पेमेंट्स की, कि जितने भी डेटर्स होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं फ्यूचर डेट पे आपको इतने पेमेंट्स करूंगा, फिलहाल के लिए मैं आपके गुड्स को लेकर जा रहा हूँ। तो ये जो मनी है, ये मनी के आने से ये चीज कंसेप्ट पॉसिबल हो पाया है, अदरवाइज जब बार्टर था तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। तीसरा आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या यहाँ पे बताया गया है कि मनी जो होता है ये एसेट फंक्शन भी माना गया है। ये आपके किसी भी प्रोडक्ट माना गया है ऑफ मींस ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब होता है अगर मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूं तो किसी के पास अधिकार चला जाएगा, किसी और व्यक्ति के पास अधिकार चला जाएगा उस प्रोडक्ट को खरीदने का। तीसरा आता है हमारा यहाँ पे कंटिंजेंसी फंक्शन। कंटिंजेंसी फंक्शन होता है मींस एडिशनल फंक्शन। इट इज अ बेसिस फॉर क्रेडिट क्रिएशन, उधारी वाला सिस्टम। दूसरा, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट, प्रोडक्टिविटी को, मार्जिनल यूटिलिटी और प्रोडक्टिविटी को इक्वलाइज करता है। तो ये कुछ कंटिंजेंट फंक्शंस हो जाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं अदर फंक्शंस की, तो सबसे पावर को जनरलाइज करता है और हमारे इनकम को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट अगर बात करें क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी की, तो मनी को बाइफरकेट किया गया है टोटल 3 पार्ट्स में, मेटालिक मनी, पेपर मनी और क्रेडिट मनी। सबसे समझते हैं पहले मेटालिक मनी को। जब किसी मनी को मेटल बनाया गया हो, अब मेटल मतलब लोहा, लोहा जैसे क्या हो सकता है, गोल्ड सिल्वर, लोहे का सिक्का नहीं, कोई भी मेटल का सिक्का उठा के बना देगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर की नाम देते हैं पेपर से बने वो आ जाते हैं। और क्रेडिट मनी क्या होता है, वैसी मनी जो जिसको जाता है प्रॉमिस टू पे, मतलब क्रेडिट मनी इस प्रकार का मनी कि हम सर्टेन डेट के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, दैट इज क्रेडिट मनी। इसके कुछ और भी हैं जैसे कि मनी प्रॉपर। मनी का मतलब होता है वैसी मनी जो कि किसी सर्कुलेशन में हो। फॉर एग्जांपल हमारे बात कर लो, इट इज अ मीडियम चेंज, एग्जांपल रुपीस एंड कॉइन। क्लियर। दूसरा आता है कमोडिटी मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी। कमोडिटी मनी इज मेड अप ऑफ सर्टेन इट्स फेस वैल्यू sir only as a medium of exchange but also it is also called full body money because it's really it's all component of, मतलब मान लो सिक्का बनाया गया, ठीक है, तो इस सिक्के की अगर वैल्यू 5 रुपए, कमोडिटी मनी की फेस वैल्यू सेम है इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जिस चीज से वो बना है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कमोडिटी मनी या फिर फुल बॉडीड मनी। और वहीं अगर की जाए तो ये वैसे मनी है जिनकी वैल्यू मैंने 2 कॉइंस और ये चीज बना, इसकी जो वैल्यू यहां तक क्लियर है। तीसरी बात करें लीगल टेंडर मनी की, तो लीगल टेंडर वो वैसी मनी होती है जो कि भारत सरकार कह लो या किसी भी कंट्री के सरकार के द्वारा इन्फोर्स्ड की गई होती है। मतलब इसके एक्सेप्टेंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। अगर मैं मार्केट में जाके 10 रुपए का नोट दे रहा हूं, अगर दुकान वाला लेने से मना करता है तो मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूं, क्योंकि वो एक लीगल टेंडर मनी को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शनल मनी इज दैट, लीगल टेंडर हमने देख लिया। ऑप्शनल मनी इज दैट मनी विच और मेन 10 रुपए जाके दे रहे हो, जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट करेगा अगर तुमने कोई 10 रुपए का सामान लिया है। अब वही तुम 10 रुपए के बाद जाके चेक फाड़ के दे रहे हो 10 रुपए का, तो जाहिर सी बात है वो मना ही कर देगा। वो उसके ऑप्शन पे, उसके मन पे है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। या फिर तुमने बैंक ड्राफ्ट
कर दे रहे हो, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करे। क्लियर यहाँ तक? चलो बात करते हैं फिडेंशियरी मनी की। फिडेंशियरी मनी वैसे मनी होते हैं, वैसे मीडियम ऑफ चेंज होते हैं जो कि ट्रस्ट और फेथ पे एक्सचेंज किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मनी इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, या फिर उस इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन कैसी है। जैसे कि चेक्स हो गए, डिजिटल करेंसीज हो गए, ये सारी चीजें फिडेंशियरी मनी के अंदर आ जाते हैं। वहीं बात करूं क्रेडिट मनी की, तो ये एक्सटेंशन होता है क्रेडिट जो कि बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है। ठीक है, इसके बदले बैंक हमसे एज अ कोलैटरल कुछ ना कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज लेती है या फिर कुछ और चीजें लेती है हमसे। फुल की बात करूं तो इट इज दैट मनी विच इज बैक्ड बाय द फिजिकल कमोडिटी, दैट इज गोल्ड और सिल्वर। हमने आगे देखा ही था। चीप मनी refers to that money which is available to borrower at the rate of interest. This will be beneficial to individuals or business that are looking to borrow money to invest or grow. Near की बात करें तो जिसको कि हम लोग easily कर पाते हैं कैश में, कैश और कैश इक्विवेलेंट में, और ये हाईली लिक्विड एसेट्स माने जाते हैं। ठीक, एग्जांपल्स जैसे कि देख लो मनी मार्केट फंड्स हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारे आ जाते हैं नियर मनी में। अब अगर बात की जाए एविल्स ऑफ मनी के बारे में, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसे पढ़ लेना। एविल्स ऑफ मनी क्या होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हो लिमिटेशंस ऑफ मनी। बता ही देता हूं। सबसे पहले मनी के वैल्यू में इंस्टेबिलिटी आना, मनी का वैल्यू स्टेबल नहीं होता है। मोनोपोलीज का ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा जाहिर सी बात है वो ज्यादा रिसोर्सेज को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, रिसोर्स का वेस्टेज होता है, ब्लैक मनी की सिचुएशन आ जाती है इसमें। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर हुआ करती हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इन्फ्लेशन की। देखो मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, ये इन्फ्लेयर वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्लो अप और इन्फ्लेट। अब देखो इन्फ्लेशन को मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, तो यहां पे दोबारा से डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है। कुछ एडिशनल चीजें जो कि मैंने वहां पे डिस्कशन नहीं किया टाइप्स वगैरह तुम्हें, तो अगर तुम्हें यही तो जाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बार लेक्चर देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं मेजरमेंट टूल्स ऑफ इन्फ्लेशन, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है सीपीआई, मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक एवरेज चेंज बताता है प्राइस में, पेड बाय द अर्बन फॉर अ बास्केट ऑफ सर्विसेज ओवर। दिस इंडेक्स इज वाइडली यूज्ड कैलकुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द मेनी अदर। पहला आता है सीपीआई, दूसरा आता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि एक कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खरीदता है उसको मेजर करने के लिए होता है, लेकिन एक होता है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब पीपीआई क्या मेजर करता है, चेंजेस इन द प्राइस रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉर सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बेच रहे हैं, अब उनके बदले उन्हें जो पैसे मिल रहे हैं उस पैसे में कितनी वैल्यू में चेंज आ रही है, ये कौन मेजर करता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। एक आता है जीडीपी डिफ्लेटर, मोस्ट पॉपुलर यही दोनों है, सीपीआई और पीपीआई। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इट इज मेजर द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया है इकोनॉमी में उसको मेजर करता है। ये रिफ्लेक्ट करता है प्राइसेस पेड फॉर द फाइनल गुड्स एंड, तो ये एक ऐसा टूल काम नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर माना गया। और आखिर में आता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज प्राइस इंडेक्स। पीसीई एक ऐसा इंडेक्स है जो कि क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है वेरियस इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा और पॉलिसी मेकर के द्वारा। जनरली ये मेजर करता है जो भी हमारे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो कि एक हाउस होल्ड परचेज करती है, उसके प्राइसेस में ओवर द पीरियड कितने चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करता है। डिफ्लेशन हमने पढ़ रखा है, कॉजेस चाहो तो देख सकते हो। अब एक नया कंसेप्ट आता है रीफ्लेशन। रीफ्लेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक पॉलिसी एम्ड एट स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रिवेंटिंग डिफ्लेशन बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो रिफ्लेशन एक पॉलिसी है जो कि डिफ्लेशन के सिचुएशन को होने से रोकता है, मतलब डिफ्लेशन सिचुएशन होने से रोकता है। कैसे रोकता है, बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई बढ़ा दिया इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, जिससे लोग ज्यादा लोन लेंगे और अल्टीमेटली इकोनॉमी में पैसा आएगा। गवर्नमेंट के स्पेंडिंग में बढ़ा दिए गए। तो रिफ्लेशन जनरली जब हमारा इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा होता है, डाउन रिसेशन का सिचुएशन आता है, तो उस सिचुएशन में रिफ्लेशन को लाया जाता है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द आरबीआई इंडियन मनी मार्केट, reflationary policies are implemented by the RBI to
तो रिफ्लेशनरी पॉलिसीज को कुछ इस प्रकार से आरबीआई इंप्लीमेंट कर सकती है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी आरबीआई, जिससे क्या होगा कि लोन सस्ते अवेलेबल हो जाएंगे, सस्ते इंटरेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ा दिया जाएगा, पैसे आ जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी में पैसे वापस से आ जाएंगे। फिस्कल स्टिमुलस, द गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट फिस्कल पॉलिसी को बढ़ाना और स्पेंडिंग ज्यादा करना, टैक्स करना, तो हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेशनरी पॉलिसी का पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही होता है हमारे मार्केट में। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है और इन्वेस्टमेंट बूस्ट करता है। साथ साथ ये डिमांड को भी बढ़ा सकता है, डिमांड फॉर मनी को भी बढ़ा सकता है। मनी का डिमांड बढ़ जाएगा, इससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो ये रहा आज का प्यारा सा लेक्चर। इसके अंदर इतना ही है, कुछ और नहीं है। हमने अभी क्या देखा, मनी क्या होता है, मनी के टाइप्स क्या होते हैं। देखो लेक्चर लंबा बनता, लेकिन इन्फ्लेशन मैंने ऑलरेडी तुम्हें डिटेल में पढ़ा रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो दोबारा से पढ़ाने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। सो मैं इसे फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो मैं इन्फ्लेशन के सबसे पहले इन्फ्लेशन होता क्या है ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ साइड, चलो मैं खुद को ही हाइड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ले सकते हो स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन लो सबसे पहले इतना। दूसरा तुम यहाँ से यहाँ तक लो, प्राइसिंग पावर और सेक्टरल। चलो, आई होप तुमने ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कॉजेज दे रखे हैं, इसे देख लो। और ये रहा इफेक्ट्स। अच्छा, होमवर्क तुम्हारे लिए क्या है कि ये जो इफेक्ट्स है ना, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, डेटर्स क्रेडिटर्स पे क्या है, वेज सैलरी अर्नर पे क्या है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स पे क्या, एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स पे क्या है, और इन्वेस्टर्स पे क्या है। तो ये सारे इफेक्ट जरूर पढ़ लेना। और मेजर्स दे रखे हैं, 3 मेजर्स होते हैं, मॉनेटरी, फिजिकल और अदर मेजर्स। तो बस इतना ही रहेगा इसके अंदर, और कुछ इसके अंदर कहानी तो है नहीं। तो पढ़ लेना इसको अच्छे से। 1 मिनट। ठीक है, तो ये जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई, इसको अच्छे से कवर कर लेना। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट रह गए हों तो दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है इस जगह पे साइड में, इस पे कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हें CUET PG के अल्टीमेट बैच को ज्वाइन करना है तो फटाफट यार ज्वाइन करो, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया तुम्हारे एग्जाम्स में। सो जाके ज्वाइन करो। अगर तुम्हारे कोई डाउट्स क्वेरीज वगैरह हैं तो नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।